नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय अजमेरा और आज मैं बात कर रहा हूं दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग बिजनेस कम्युनिटीज में से एक सिंधी कम्युनिटी की। अगर कोई सिंधी भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं तो जय भगवान झूलेलाल के साथ मेरा अभिवादन स्वीकार करें। दोस्तों, सिंधी समुदाय को मैं भारत की नहीं बल्कि पूरे दुनिया की स्ट्रॉन्ग बिजनेस कम्युनिटीज में से इसलिए काउंट कर रहा हूं क्योंकि सिंधी कम्युनिटी ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने बिजनेस स्किल से इतने बड़े और प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़े किए हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल है। फिर चाहे वो सबीर भाटिया की बनाई दुनिया की पहली वेबमेल सर्विस कंपनी हॉटमेल हो जिसे बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया, या $70 बिलियन के रेवेन्यू वाले हिंदुजा ग्रुप की सबसे अमीर ब्रिटिश फैमिली हिंदुजा हो, सिंधी जहां जाते हैं छा जाते हैं। लाल कृष्ण अडवाणी से लेकर रणवीर सिंह भावनानी तक और निरंजन हीरानंदानी से लेकर स्वर्गीय राम जेठमलानी तक सिंधियों ने भारत के हर क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है और इस योगदान की कीमत इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि सिंधियों ने ये सब तब किया जब उनसे उनका सब कुछ छीन लिया गया। जी हाँ, भारत पाकिस्तान विभाजन से पहले सिंधी मुख्यतः सिंध में रहते थे जो अब मौजूदा पाकिस्तान का हिस्सा है। पार्टीशन के समय अपने धर्म की रक्षा करने के लिए उन्हें रातों रात अपना घर बार धन दौलत सब कुछ छोड़कर इंडिया आना पड़ा। मैं ऐसे कई सिंधी भाई बहनों से मिला हूं जो आज भी विभाजन की त्रासदी बताते बताते भावुक हो जाते हैं। सोचिए दोस्तों, हम अपना मोबाइल या पर्स गायब होने पर कितना परेशान हो जाते हैं और यहाँ सिंधी भाइयों का सब कुछ बर्बाद हो चुका था। ऐसे में अगर वे टूट कर बिखर जाते तो कोई आश्चर्य नहीं होता, लेकिन आश्चर्य इसलिए होता है कि वे टूट कर बिखरे नहीं बल्कि एकजुट होकर खड़े हो गए और उन ऊंचाइयों को छुआ जो दुनिया के लिए मिसाल बन गई। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि सिंधी समाज में आखिर ऐसी क्या खास बात है जो उन्हें बिजनेस में इतना कामयाब बनाती है। पॉइंट नंबर 1, माहौल। दोस्तों, जाने अनजाने संगति का माहौल का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। सिंधी परिवारों में शुरू से ही बिजनेस का माहौल होता है। सिंधी बच्चे अपने साथ के बच्चों से ये नहीं पूछते कि तुम्हारे पापा कौन सी जॉब करते हैं, वे पूछते हैं कि तुम्हारे पापा कौन सा बिजनेस करते हैं। इसी तरह उनसे ये नहीं पूछा जाता कि तुम डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर, बल्कि ये पूछा जाता है कि तुम कौन सा बिजनेस करोगे। बड़े होने तक ये बच्चे हजारों घंटों के बिजनेस लेसन ले चुके होते हैं। आप ही सोचिए, अगर किसी को शुरू से ही ऐसा माहौल मिलेगा तो वो एक कामयाब बिजनेसमैन नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा। दूसरी चीज जो सिंधियों को बिजनेस में इतना कामयाब बनाती है वो है रिस्क से इश्क। सिंधी ये नहीं सोचते कि वे बिजनेस से हैं बल्कि ये सोचते हैं कि बिजनेस उनसे है। शायद इसीलिए सिंध से भारत आने के बाद मुंबई के पास उल्हासनगर में बसे हजारों सिंधियों ने इतनी बड़ी त्रासदी को पीछे छोड़ते हुए कुछ ही समय में टेक्सटाइल से लेकर फर्नीचर तक और इलेक्ट्रॉनिक से लेकर हलवाई तक इतने बिजनेस खड़े कर दिए कि दुनिया हैरान रह गई। पॉइंट नंबर 3, एडेप्टेबिलिटी, यानी नई परिस्थितियों में खुद को ढालना। चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि सरवाइव करने वाली प्रजाति वो नहीं होती जो सबसे स्ट्रॉन्ग या सबसे इंटेलिजेंट हो, बल्कि वो होती है जो बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को ढालना जानती है। लेकिन जहां तक सिंधी भाइयों की बात है, वे इसमें माहिर है दोस्तों। वे सिंध से आकर भारत में कई राज्यों में स्थापित हुए और हर जगह कामयाबी हासिल करी। इसके अलावा मैंने कोरोना काल में भी देखा कि अजमेरा फैशन ने जब ऑनलाइन माल मंगाने की सुविधा प्रदान की तब सिंधी भाइयों ने बहुत जल्द नए तरीके को अपनाया और व्हाट्सएप के जरिए हमसे माल मंगवाने लगे। यानी सिंधियों में बदलते बिजनेस एनवायरनमेंट के अनुसार खुद को ढालने की बहुत अच्छी क्वालिटी है जो उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी कामयाब बनाए रखती है। चौथा पॉइंट दोस्तों जो सिंधियों का हमें इंस्पायर करता है वो है रुपए के चक्कर में चवन्नी मत छोड़ो। एक टिपिकल इंडियन सोच होती है कि 2 पैसे के लिए इतनी मेहनत कौन करे,
लेकिन सिंधी भाई सोचते हैं कि अगर थोड़ा भी मुनाफा हो रहा है तो उसे मत छोड़ो, बल्कि अपना टर्नओवर इतना बढ़ा दो कि वो मुनाफा बड़ा हो जाए। एक बार एक सिंधी व्यापारी ने 100 किलो चीनी की 100 बोरियां खरीदी और चीनी उसी भाव पर बेच दी जिस पर उसने खरीदी थी। जब सारी चीनी बिक गई तो किसी ने कहा कि इस सौदे में तो आपको कुछ भी नहीं मिला। तब सिंधी व्यापारी ने बोला, क्यों, ये 100 बोरियां तो मेरे पास है, अब मैं इन्हें बेचकर मुनाफा कमा लूंगा, और दूसरा, मैंने जो इतने ग्राहक बनाए हैं उनमें से भी तो कई मेरे पास वापस लौट कर आएंगे। बेचारा प्रश्न पूछने वाला तो निरुत्तर हो गया। दोस्तों, रुपए के चक्कर में चवन्नी मत छोड़ो। आपको सिंधी व्यापारियों की ये स्ट्रेटेजी कैसी लगती है? अगर आप इसमें सहमत हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें, और अगर नहीं सहमत है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अपना व्यू पॉइंट हमसे जरूर शेयर करें। अब आते हैं सिंधियों के बिजनेस करने के इस 5वें पॉइंट पर। अपने राज किसी को मत बताओ। सिंधी बिजनेसमैन बिजनेस करने के अपने तरीकों को किसी के साथ साझा नहीं करते हैं। यहां तक कि उनकी दुकान में काम करने वाले कर्मचारी भी ठीक से नहीं जानते कि कौन सा माल कहां से किस भाव से आया है। आपस में भी वे अक्सर सिंधी में बात करते हैं ताकि उनकी बात उन तक ही रहे, हर कोई उसे ना समझे। ऐसा करके वे अपनी कॉम्पिटिटिव एज बनाए रखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वे दूसरों की मदद नहीं करते, बल्कि पूरा सिंधी समाज अपने लोगों के लिए अक्सर हमेशा खड़ा रहता है और अपनी कम्युनिटी के लोगों को नया काम शुरू करने या नया काम धंधा खोजने में मदद करता है दोस्तों। और ये सीख उन्हें अपने इष्ट देव भगवान झूलेलाल से मिलती है, जो पूरे समाज को एक सूत्र में बांधे हुए हैं। छठा और आखिरी पॉइंट दोस्तों मैं बताता हूं, पहले दुकान फिर मकान। ये मेरा निजी अनुभव है कि सिंधी भाई बहनों के लिए बिजनेस नंबर 1 प्रायोरिटी होती है। मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं जिन्होंने तकलीफ में किराए के मकान पर रहना स्वीकार किया, लेकिन दुकान लेने के बाद ही अपना मकान बनवाया। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।